गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुबिता चौधरी, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। दिस इज द टॉपिक ऑफ बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड। तो आज हम देखेंगे अबाउट इंट्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन टाइप्स, आर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, asexual reproduction and sexual reproduction in bacteria. In introduction, bacteria are the simplest, the smallest and the most successful microorganism. As we have already studied in our previous videos, they were discovered by Anton Leeuwenhoek in 1676. In the 5 kingdom classification, they are placed in kingdom Monera. Reproduction types: vegetative reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो टाइप से होता है, बडिंग एंड बाइनरी फिशन। तो बडिंग की जब बात करते हैं तो दिस टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय Risset and Hell in Bifidobacterium. In this case, a small protuberance called bud develops at one end of the cell. कोई भी बैक्टीरियल सेल है के एक एंड पे एक बड का निर्माण होता है। जीनोम रेप्लिकेशन फॉलोज एंड वन कॉपी ऑफ द जीनोम गेट इनटू द बड। जो मेन जीनोम है वो रेप्लिकेट होता है और उसकी एक कॉपी बड के अंदर चली जाती है। देन द बड एनलार्जेस, इवेंचुअली बिकम ए डॉटर सेल एंड फाइनली गेट सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट सेल। धीरे धीरे बड की साइज ग्रो होती है और वो मेन जो मदर सेल है या पेरेंट सेल है उससे डिटेच होकर एक डॉटर सेल का निर्माण करता है। जैसा कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, प्लैंक्टोमाइसिस जो स्पीसीज है बैक्टीरिया की, उनके अंदर सपोज ये पेरेंट सेल है, यहाँ पे एक एंड पे बड का निर्माण होता है। धीरे धीरे मेन जीनोम की जब रेप्लिकेशन के बाद एक कॉपी इस बड में चली जाती है, स्लोली बड की साइड ग्रो होती है और फाइनली ये पेरेंट सेल से अलग होकर ऑफस्प्रिंग का निर्माण करता है। सेकेंड टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, वो है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन टेक्स प्लेस बाय एमाइटोसिस। एमाइटोसिस जो है वो एक टाइप का सेल डिवीजन है जो कि माइटोसिस और मियोसिस से थोड़ा अलग है। जैसा कि माइटोसिस और मियोसिस में होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन का निर्माण होता है, अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उस तरह की कोई प्रोसेस यहाँ पे नहीं होती है। और एमाइटोसिस जो है वो एक तरह से प्रोकैरियोट्स का ही कैरेक्टर है। यहाँ पे मियोसिस और माइटोसिस नहीं होते हैं कभी। तो इट इज़ द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे जो कॉमन टाइप का रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में पाया जाता है वो है बाइनरी फिशन अंडर फेवरेबल कंडीशंस इन विच सेल्स डिवाइड इनटू टू सिमिलर डॉटर सेल्स। जो फेवरेबल कंडीशन होती हैं उसमें एक सेल है वो डिवाइड होकर दो डॉटर सेल में का निर्माण करती है। During the process, the bacterial chromosomes get attached to the cell membrane and replicates to the bacterial chromosome. जब बाइनरी फिशन होना होता है तो ये बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए है वो इसकी सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके अटैच हो जाता है और रेप्लिकेशन होना शुरू हो जाता है। As the cell enlarges, the daughter chromosomes get separated. जैसे बैक्टीरियल सेल की साइज वो होती है, बड़ी होती है, तो ये जो दोनों जो कॉपीज हैं डीएनए की ये अलग अलग हो जाती हैं। एक क्रॉस वॉल इज फॉर्म्ड बिटवीन द सेपरेटिंग डॉटर क्रोमोसोम्स और ये क्रॉस वॉल एक सेप्टम का निर्माण होने लगता है दोनों। इट डिवाइड्स द सेल इनटू टू डॉटर सेल और फाइनली ये सेल वॉल है ये पूरी बन जाती है। उसके बाद ये दो डॉटर सेल डिवाइड हो जाता है। तो ये प्रोसेस होती है बाइनरी फिशन। सेकेंड नंबर पे आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंडोस्पोर फॉर्मेशन के। ये जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो होती है अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल मतलब जो एक्सट्रीम कंडीशंस हो जिनमें नॉर्मली कोई भी जीव सर्वाइव नहीं कर सकता, उस कंडीशन में ये एंडोस्पर्म का निर्माण करते हैं और सर्वाइव कर जाते हैं। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है ये जर्मिनेट होकर करते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं, एंडोस्पर्म आर रेस्टिंग स्पोर फॉर्म्ड इन सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, Bacillus and Clostridium during unfavorable conditions. एंडोस्पर्म एक रेस्टिंग स्पोर कंडीशन भी कहते हैं क्योंकि उस अनफेवरेबल कंडीशंस में एज ए ये रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं। जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अपन देखते हैं बेसिलस एंड
दे आर फॉर्म्ड विद, और ये इनका जो निर्माण होता है वो सेल्स के अंदर होता है, विद इन द सेल्स होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ए पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लास्ट बिकम कॉन्सेंट्रेटेड अराउंड द क्रोमोजोम। जब ये प्रोसेस एंडोस्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, उस टाइम जो सेल का प्रोटोप्लास्ट है वो कंडेंस्ड हो जाता है चारों तरफ, क्रोमोजोम्स के चारों तरफ। हार्ड रेजिस्टेंट वॉल इज सिक्रेटेड अराउंड इट, और क्रोमोजोम्स के चारों तरफ एक रेजिस्टेंट वॉल का निर्माण होता है जो कि बहुत ही हार्ड होती है। द रेस्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल डीजनरेट्स, बाकी जो सेल है बैक्टीरियल सेल की वो डीजनरेट हो जाती है। एंडोस्पोर आर वेरी रेजिस्टेंट टू एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशंस एंड केमिकल्स। जो एंडोस्पोर्म है ये एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशंस और केमिकल रेजिस्टेंस शो करते हैं। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस द स्पोर वॉल गेट रप्चर्ड एंड द मास गिव राइज टू ए न्यू बैक्टीरियम। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, ये जो हार्ड वॉल है ये रप्चर हो जाती है, टूट जाती है, और एक नए बैक्टीरियम का निर्माण हो जाता है। एंडोस्पोर इज हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम डाइपिकोलिनेट इन इट्स वॉल। और ये जो एंडोस्पोर्म की जो हार्डनेस है उसका कारण है कि उसकी वॉल में कैल्शियम डाइपिकोलिनेट पाया जाता है। एंडोस्पोर इज स्टेन बाय निग्रोसिन रिएजेंट, और एंडोस्पोर की जो स्टेनिंग है वो अपन निग्रोसिन रिएजेंट के द्वारा करते हैं। ये बैक्टीरियल एंडोस्पोर का डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मदर सेल है। अपने जैसा कहा था कि एंडोस्पोर्म का निर्माण जो होता है विद इन द सेल होता है, तो यहाँ पे ये जो एंडोस्पोर्म का डीएनए है, डीएनए के चारों तरफ ये वाला रीजन स्पोर कोर कहलाता है। ये मैरून कलर की जो वॉल है ये कोर वॉल कहलाएगी, और ये लाइट ग्रीन कलर में है ये कॉर्टेक्स। बाहर जो सबसे बाहरी लेयर है वो कहलाती है एक्सोस्पोरियम। सो इस तरह का ये है एंडोस्पोर का बेसिक स्ट्रक्चर। अब अपन देखते हैं एंडोस्पोर का निर्माण कैसे होता है। तो कोई भी ये बैक्टीरियल सेल है, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं एसिमेट्रिक सेल डिवीजन होता है। एसिमेट्रिक सेल डिवीजन का मतलब जो दो सेल का निर्माण होता है वो उनकी साइज डिफरेंट होती है। सिमेट्रिकल में मतलब एक सेल है दो इक्वल सेल में डिवाइड होती है, जैसा कि बाइनरी फिशन। लेकिन यहाँ पे एसिमेट्रिकल, एक जो सेल है वो छोटी होगी और दूसरी बड़ी होगी। तो जो बड़ी सेल है वो कहलाती है मदर सेल, और जो छोटी सेल है वो कहलाती है प्रीस्पोर। उसके बाद सेप्टम का निर्माण होता है इन दोनों के बीच में। फिर इनगल्फमेंट, ये जो बड़ी मदर सेल है ये इस छोटी प्रीस्पोर को इनगल्फ कर जाती है, अपने अंदर ले लेती है। इस तरह से इनगल्फ के बाद इस तरह से दिखता है ये। फिर उसके बाद कॉर्टेक्स फॉर्मेशन का होता है। कॉर्टेक्स फॉर्मेशन के बाद स्पोर कोट बनता है चारों तरफ, और फिर मैच्योरेशन होता है उस एंडोस्पोर का, और सेल लाइसिस। सेल लाइसिस के बाद ये सेल मेम्ब्रेन को तोड़ के ये एंडोस्पोर रिलीज होकर बाहर आ जाता है। अब इस कंडीशन में ये फ्री एंडोस्पोर कहलाता है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है ये जर्मिनेशन बाद में नए बैक्टीरियम के रूप में जर्मिनेट होता है। तो ये एक पूरी प्रोसेस है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। थर्ड आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्चुअली बैक्टीरिया जो हैं इनके अंदर जो एक्चुअल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नहीं पाया जाता है। कि एक्चुअल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, तो वैसा यहाँ पे कोई भी प्रोसेस नहीं होता है। जबकि जो डीएनए का ट्रांसफर होता है उसको अपन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के फॉर्म में पढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। देयर आर 3 मेथड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन दैट आर ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। 3 तरीके से अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक को पढ़ते हैं, वो है ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। सबसे पहले देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इन दिस प्रोसेस वन काइंड ऑफ बैक्टीरियम इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर काइंड। एक तरह का बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है दूसरे तरह के बैक्टीरिया। ट्रांसफॉर्मेशन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय ग्रिफिथ 1928 इन डिप्लोकोकस। ट्रांसफॉर्मेशन की जो सबसे पहले खोज की थी वो ग्रिफिथ ने की थी 1928 में इन डिप्लोकोकस न्यूमेनी। आजकल कहा जाता है न्यूमोकोकस न्यूमेनी। ध्यान रखें ये ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन जो अपन पढ़ेंगे इनमें किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया और कौन से ऑर्गेनिज्म में और कौन से ईयर में, ये तीनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बहुत बार एग्जाम्स में 1 वर्ड क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है इनके बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन को किसने डिस्कवर किया, कौन से ईयर में और कौन से ऑर्गेनिजम्स।
इसी तरह कॉन्जुगेशन को किसने डिस्कवर किया, कौन से ऑर्गेनिज्म में और कौन सी ईयर में, ये आप थोड़ा सा। डिटेल स्टडी वर्ड कैरिड आउट बाय अवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी। ग्रिफिथ के बाद इन तीनों ने मिलकर इसके बारे में डिटेल में स्टडी की। अब ग्रिफिथ ने क्या एक्सपेरिमेंट किया और क्या प्रिंसिपल दिया, वो ये था, ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस न्यूमोनिस जो बैक्टीरिया था उसके 2 स्ट्रेन लिए, एक था एस स्ट्रेन और दूसरा था आर स्ट्रेन। जो एस स्ट्रेन है वो वायरुलेंट था, पैथोजेनिक था, कैप्सुलेटेड था, स्मूथ था, जबकि आर स्ट्रेन है वो नॉन वायरुलेंट, नॉन पैथोजेनिक, नॉन कैप्सुलेटेड और रफ टाइप का था। मतलब ये घातक था, ये घातक नहीं था। इसने ग्रिफिथ ने एस स्ट्रेन को किसी माउस में इंजेक्ट कराया। उसने देखा कि इस माउस में न्यूमोनिया के लक्षण पैदा हुए और ये माउस मर गया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ ने किसी माउस में आर स्ट्रेन को इंजेक्ट कराया। ग्रिफिथ ने नोटिस किया कि ये जो माउस था इसमें कोई भी न्यूमोनिया के लक्षण नहीं आए और माउस जिंदा रह गया। थर्ड एक्सपेरिमेंट में जो फर्स्ट नंबर पे एस स्ट्रेन लिया था उसको हीट किया इन्होंने और इस एस स्ट्रेन को किल कर दिया। फिर उसके बाद उस डेड एस स्ट्रेन को करने के बाद किसी माउस में इंजेक्ट कराया। अब देखा कि माउस में कोई भी न्यूमोनिया के लक्षण नहीं आए और माउस जिंदा रह गया। फोर्थ एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, जो सेकंड और थर्ड नंबर के जो स्ट्रेन थे उन दोनों को मिक्स कर दिया। मतलब लिविंग आर स्ट्रेन को और डेड एस स्ट्रेन को इन्होंने मिक्स करके इंक्यूबेट किया और फिर उस मिक्सचर को किसी माउस में इंजेक्ट कराया। अब उन्होंने देखा कि ये माउस न्यूमोनिया के लक्षण शो करते हुए मर गया। मतलब कि जो आर स्ट्रेन था अकेले जब उसको इंजेक्ट कराया तो माउस जिंदा था, जब डेड एस स्ट्रेन को किसी माउस में इंजेक्ट कराया तो वो भी जिंदा था, लेकिन जब इन दोनों के मिक्सचर को किसी माउस में इंजेक्ट कराया तो अब वो माउस मर गया। तो ग्रिफिथ ने ये कहा कि जो लिविंग आर स्ट्रेन है जो पहले घातक नहीं था, जब इसके एस स्ट्रेन के साथ इंक्यूबेट किया तो इसने इस एस स्ट्रेन के कुछ मटेरियल को अपने आप में लेके और ये ट्रांसफॉर्म हो गया। अब ये जो नॉन वायरुलेंट आर स्ट्रेन था अब ये वायरुलेंट स्ट्रेन बन गया और इसकी वजह से माउस की डेथ हो गई। लेकिन एक्चुअली जो ग्रिफिथ ने ये तो बता दिया कि कुछ मटेरियल है जो यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्म हो गया, लेकिन ये मटेरियल क्या है वो ये नहीं बता पाए। इसके बारे में बताया मैक्लियोड, एवेरी और मैकार्टी ने कि ये जो मटेरियल ट्रांसफॉर्म हो रहा है ये कुछ और नहीं है, ये डीएनए ही है। तो ये था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन विद डीएनए फ्रेगमेंट या ट्रांसफॉर्मेशन विद प्लाज्मिड। सपोज ये कोई बैक्टीरियल सेल है और ये बैक्टीरियल सेल का क्रोमोजोम है और ये कोई बाहर डीएनए फ्रेगमेंट पड़े जो किसी दूसरे बैक्टीरियल सेल के हैं। अब ये बैक्टीरियल सेल है, ये अपटेक ऑफ डीएनए करती है, मतलब ये वाला जो डीएनए इसको अपटेक कर लेके अपने अंदर ले लेती है। अंदर लेने के बाद दो रिजल्ट अपने को मिल सकते हैं, दो तरीके से ये प्रोसेस हो सकती है, जैसे कि इंटीग्रेशन बाय नॉन रेसिप्रोकल रिकॉम्बिनेशन। सपोज ये जो डीएनए है वो इस मेन जीनोम के साथ जुड़ जाए कहीं पे, और दूसरी तरफ भले ही इस बैक्टीरियल सेल ने इस डीएनए फ्रेगमेंट को अपने अंदर ले लिया है लेकिन ये मेन जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाया, तो इस कंडीशन में अपन कहेंगे स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन। और इस वाली कंडीशन में ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ, मतलब बाहरी डीएनए आया तो सही अंदर, लेकिन सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाया, तो अपन कहेंगे ये अनसक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्मेशन विद ए प्लाज्मिड, तो ये कोई डीएनए प्लाज्मिड है और ये बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल ने इस प्लाज्मिड को अपने अंदर ले लिया, ये यहाँ पे सर्वाइव कर गए, ये कहेंगे अपन स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन। तो दो तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन का, कोई डीएनए फ्रेगमेंट को बैक्टीरियल सेल अपटेक कर सकती है या फिर पूरे प्लाज्मिड को अपने अंदर ले सकती है। सेकंड नंबर आता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1946 बाय लीडरबर्ग एंड टोटम इन ई कोलाई। यहाँ पे भी तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, कौन से ईयर में, कौन से साइंटिस्ट ने और कौन से ऑर्गेनिज्म में। दे वर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर देयर वर्क, और इनको इनके काम के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। डिटेल स्टडी वाज कैरिड आउट बाय वॉलमन एंड जैकब इन। नाउ conjugation between F+ and F-
कॉन्जुगेशन बिटवीन HFR एंड F नेगेटिव। दो तरीके से अपन कॉन्जुगेशन को देखेंगे, F प्लस और F नेगेटिव के बीच में कॉन्जुगेशन, और HFR मेल एंड F नेगेटिव फीमेल के बारे में। हम देखते हैं कि F प्लस F नेगेटिव क्या है, HFR और F नेगेटिव, अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखें। तो अगर बात करते हैं कॉन्जुगेशन बिटवीन F प्लस एंड F नेगेटिव, सपोज ये कोई बैक्टीरियल सेल है, दो बैक्टीरियल सेल हैं, तो जिस बैक्टीरियल सेल में F प्लाज्मिड पाया जाता है उस सेल को अपन कहेंगे F प्लस सेल या फिर मेल डोनर, और जिस बैक्टीरियल सेल के पास F प्लाज्मिड नहीं पाया जाता है तरीके से उसको अपन कहेंगे F नेगेटिव सेल या फीमेल रिसिपिएंट। दोनों सेल्स पास पास आते हैं और कॉन्जुगेशन पिलस का निर्माण होता है। ये जो पिलस है, सेक्स पिलस पिलाई भी कहते हैं अपने, ये एज ए कॉन्जुगेशन ट्यूब का काम करती है। दोनों में कनेक्शन बनता है, द सेल कॉन्टेक्ट वन अनदर। उसके बाद वन स्ट्रैंड ऑफ प्लाज्मिड DNA ट्रांसफर टू द रिसिपिएंट। अब ये जो प्लाज्मिड है इसमें यहाँ निक क्रिएट होता है, मतलब यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस इसको कट करते हैं, उसके बाद इसका एक स्ट्रैंड जो है वो इस बैक्टीरियल सेल में आ जाता है। दोनों के पास एक एक कॉपी हो गई, मतलब वन स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंडेड DNA रह गया है। तो ये जो बचा हुआ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA ये इसकी रेप्लिकेशन के बाद अपनी दूसरी कॉपी का निर्माण कर लेता है। ये जो एक स्ट्रैंड इधर आया है ये भी रेप्लिकेट करके इसकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी का निर्माण करके दोनों अपने आप को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये F नेगेटिव सेल रिसिपिएंट थी, मतलब इसके पास शुरू में F प्लाज्मिड नहीं था, लेकिन यहाँ आते आते इसके पास भी F प्लाज्मिड आ गया है। अब इस कंडीशन में अपन दोनों को F प्लस सेल्स या मेल डोनर कहेंगे। दूसरा है कॉन्जुगेशन बिटवीन HFR मेल एंड F प्लाज्मिड। HFR को समझने के लिए मैं वापस प्रीवियस स्लाइड पे जाऊंगी। कई बार क्या होता है कि अगर ये बैक्टीरियल सेल है और इसके पास F प्लाज्मिड है, तो ये F प्लाज्मिड जो है वो इस बैक्टीरियल सेल का जो मेन जीनोम है, मेन क्रोमोजोम है, इसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है। तो जब ये F प्लाज्मिड इस मेन जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, उस कंडीशन में अपन इस बैक्टीरियल सेल को कहेंगे HFR या मेल डोनर। तो यहाँ पे ये जो है ये बैक्टीरिया का, ये जो फिरोजी कलर में आपको दिख रहा है ये बैक्टीरिया का मेन जीनोम था, ये पर्पल कलर वाला F प्लाज्मिड था जो इसके साथ इसके मेन जीनोम के साथ जुड़ गया। अब इस कंडीशन में अपन इसको कहेंगे HFR डोनर। के बाद दूसरी तरफ F रिसिपिएंट है, इसके पास F प्लाज्मिड नहीं है, इसलिए इसको अपन F नेगेटिव रिसिपिएंट कहते हैं। दोनों में पिलस का निर्माण होता है। फिर ये जो F प्लाज्मिड है ये रेप्लिकेट होके या डिटेच होके यहाँ अलग हो जाता है, फिर ये यहाँ से ट्रांसफर होके इस बैक्टीरियल सेल में जाता है और इस बैक्टीरियल सेल के मेन जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जब ये F प्लाज्मिड का कुछ पार्ट रेप्लिकेट होके यहाँ से अलग होके यहाँ पे आ रहा है, तो अपने साथ ये कुछ ये वाला हिस्सा भी लेके आ रहा है, मतलब इस बैक्टीरियल सेल का जो मेन जीनोम है इसका कुछ पार्ट भी ये अपने साथ यहाँ पे लाके इस बैक्टीरियल सेल के मेन जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेट कर रहा है। मतलब अब ये जो जब ये दोनों सेल आपस में अलग अलग हो जाएंगी उस कंडीशन में ये बैक्टीरियल सेल अब अपने कैरेक्टर्स के साथ साथ कुछ कैरेक्टर्स इस बैक्टीरियल सेल के भी शो करेगा। तो ये रिजल्ट होएगा कॉन्जुगेशन बिटवीन HFR एंड F नेगेटिव फीमेल के बीच। थर्ड आता है ट्रांसडक्शन। इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड इन साल्मोनेला टाइफीमेरियम बाय जेंडर एंड लीडरबर्ग। In this method, genetic material of one bacterial cell goes to other bacterial cell by agency of bacteriophage और phages। इस मेथड में क्या होगा कि जो भी जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है वो डायरेक्ट दो सेल्स के बैक्टीरियल सेल के बीच में ना होके उनके बीच में किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि अपन ने कॉन्जुगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन में देखा कि दो बैक्टीरियल सेल पास पास आती हैं, उनके बीच में पिलस का निर्माण होता है और उसके चैनल के थ्रू एक सेल का जीनोम दूसरे सेल में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे दोनों सेल आपस में कांटेक्ट नहीं करेंगी, बल्कि एक कोई मीडियम आएगा, कोई जरिया आएगा, उसकी वजह से एक बैक्टीरियल सेल का जीनोम दूसरी बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर हो जाते हैं। और ये मीडियम का काम करेंगे बैक्टीरियोफाज और फेजर। बैक्टीरियोफाज मतलब ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं।
तो ये बैक्टीरियोफेज वहाँ पे एक रोल प्ले करते हैं। इस डायग्राम में हम देखेंगे कि किस तरह से ये प्रोसेस होती है। ये कोई बैक्टीरियोफेज है, मतलब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस है। ये कोई होस्ट सेल है या बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल क्रोमोसोम है। जैसे ये बैक्टीरियोफेज इस बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है, ये अपना डीएनए इसके अंदर इंजेक्ट कर देता है। जैसे ये अपना डीएनए इंजेक्ट कर देता है, इस बैक्टीरियल जो ये फेज के जो वायरस होंगे, सॉरी फेज के जो एंजाइम्स होंगे, वो एंजाइम्स इसके मेन जीनोम को तोड़ देते हैं टुकड़ों में। उसके बाद ये बैक्टीरियोफेज का जो जीनोम है ये रेप्लिकेट करके अपनी मल्टीप्लिकेशन करता है। मल्टीप्लिकेशन के बाद अपने वापस अपनी कई कॉपीज़ का निर्माण करता है। तो कई बार गलती से क्या होगा, एक आधे बैक्टीरियोफेज के निर्माण में ये अपने जीनोम के साथ साथ कुछ पार्ट इस बैक्टीरियल सेल का जो मेन जीनोम था उसके पार्ट को भी अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। जैसा कि ये पर्पल कलर का, तो इस बैक्टीरियोफेज में कुछ पर्पल कलर का जीनोम भी आ जाता है। अब ये सेल लाइसिस के बाद ये सारे बैक्टीरियोफेज रिलीज हो जाते हैं। रिलीज हो जाने के बाद सपोज ये वाला फेज जो है किसी नई बैक्टीरियल सेल को जाके इन्फेक्ट करता है। वहाँ जब ये इन्फेक्ट करने के बाद अपना डीएनए इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करता है, रिलीज करता है यहाँ पे अपना डीएनए। अब ये जो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये जाके इस मेन जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो यहाँ पे इस बैक्टीरियल सेल ने क्या किया है, अपने जीनोम के साथ साथ कुछ पार्ट इस बैक्टीरियल सेल के जीनोम का भी अपने अंदर ले लिया है, जो कि किसके थ्रू आया है, इस फेज ने यहाँ पे लाके छोड़ दिया है। तो अपन यही ट्रांसडक्शन में पढ़ रहे थे कि एक बैक्टीरियल सेल का जीनोम है वो दूसरी बैक्टीरियल सेल में चला जाता है, लेकिन आपस में ये दोनों सेल कांटेक्ट नहीं करते हैं, जबकि कोई एक थर्ड पर्सन आके इसका जीनोम उठा के इस सेल के अंदर ट्रांसफर करता है। तो ये प्रोसेस है पूरी ट्रांसडक्शन। तो आज हमने देखा है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अगर समराइज करूँ मैं तो रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया 3 टाइप से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव में अपने 2 टाइप देखे हैं, बाइनरी फिशन, दूसरा है बर्डिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपने पढ़ा थ्रू एंडोस्पोर फॉर्मेशन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपने 3 टाइप से पढ़ा है, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू।